Hello everyone, welcome to the class 11 chapter 10 cell cycle and cell division and the lecture number 10. इससे पहले जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने जो मियोसिस 1 है वो कंप्लीट कर ली थी और फिर साइटोकाइनेसिस भी हो चुकी थी हमारी. मियोसिस 1 के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो लास्ट वाले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि जो एक डिप्लॉयड सेल है जिसमें मियोसिस हुई थी दैट इज डिवाइडेड इनटू 2 cells in cytokinesis. और वो भी कौन से 2 सेल? दैट आर हेप्लॉइड. क्यों? बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ इन मियोसिस 1. ठीक है, तो वहां से हमारे 2 हेप्लॉइड सेल्स निकले क्योंकि वहाँ क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस टू हाफ हो चुका था. फिर वो दोनों सेल्स कहाँ पे एंटर करते हैं? इंटरकाइनेसिस में. इंटरकाइनेसिस बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है और उसके बाद फिर वो कहाँ पर एंटर कर जाते हैं? मियोसिस 2 में एंटर कर जाएंगे दोनों हेप्लॉइड सेल्स. ठीक है, क्लियर है? तो आज हमने क्या करना है? मियोसिस 2 ही करनी है जिसमें हम उन 2 हेप्लॉइड सेल्स के अंदर क्या पढ़ेंगे? कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस अगेन डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, और इससे पहले जिन बच्चों ने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं मैं बार बार कहती हूँ इस वीडियो के आई बटन पर जाइए और उस बटन को क्लिक करिए तो वहाँ पर आपको प्रीवियस वीडियोस शो हो जाएंगे. तो चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं. हाँ, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और, अगर आपको वीडियोस की और नोटिफिकेशन चाहिए तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, तभी आपको फर्दर और अपडेट्स मिलती रहेंगी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा. मियोसिस 2. मियोसिस 2 मैंने पहले भी आपको बताया था कि मियोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर क्या रहता है? सेम रहता है, इसलिए इसको इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है. दैट्स व्हाई मियोसिस 2 इज कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन. ठीक है, तो मियोसिस 2 में सबसे पहली जो स्टेज है दैट इज प्रोफेज 2. ये आपको पता ही है, प्रोफेज 2. और प्रोफेज 2 में अब हम पढ़ेंगे कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. तो ये जो 2 सेल्स हैं दीज आर हेप्लॉइड. यही थे लास्ट साइटोकाइनेसिस में हमारे पास क्या थे? एक ये हेप्लॉइड सेल और एक ये हेप्लॉइड सेल. अब साइटोकाइनेसिस में तो क्या था? ये क्रोमैटिन में चेंज हो गए थे, न्यूक्लियस आ गया था, न्यूक्लियर एनवेलप आ गई थी और जितनी भी ऑर्गेनाइल्स हैं वो भी अपीयर हो गई थी दोनों सेल्स में. लेकिन इंटरकाइनेसिस के बाद जैसे ही ये प्रोफेज 2 में एंटर करेंगे सेल्स तो अब क्या होगा? जो सेंट्रियोल्स हैं वो वापस अपोजिट पोल्स पे जाएंगे. ठीक है, नंबर 1. देन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सेल ऑर्गेनाइल्स, ये तीनों क्या होने लग जाएंगी? डिसअपीयर. ये देखिए, ये जो है ये डिसअपीयर शो कर रखा है, ये जो डॉटेड शो कर रखा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और न्यूक्लियोलस भी डॉटेड शो कर रखा है. इट मींस ये भी क्या हो रहा है? डिसअपीयर हो रहा है. और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनाइल्स हैं वो भी क्या होने लग जाएंगी? डिसअपीयर. सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे पहुंच जाएंगे, एस्टर फॉर्मेशन हो जाएगी और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, देन जो क्रोमैटिन मटेरियल है वो विजिबल हो जाएगा एज अ क्रोमोसोम. तो इस तरीके से वो क्रोमोसोम्स में विजिबल हो जाएगा. तो क्रोमोसोम्स अपीयर्स विजिबल एंड बिकम्स शॉर्टर एंड थिकर. जो उनका साइज है वो क्या हो जाएगा? शॉर्ट हो जाएगा और बहुत थिक हो जाएंगे प्रोफेज 2 में. ठीक है, इस हेप्लॉइड सेल में भी और इस हेप्लॉइड सेल में भी. एक में मैं लेबलिंग कर रही हूँ, एक में नहीं कर रही क्योंकि दोनों एक जैसे ही दिखाई देंगे. बस डिफरेंस क्या है? जेनेटिक मटेरियल का. ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या है? एक ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स, यहाँ पर दूसरे ग्रुप ऑफ क्रोमोसोम्स. अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक जेनेटिक मटेरियल क्रॉसओवर दिखा रखा है और इधर यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल क्रॉसओवर दिखा रखा है. इधर भी जेनेटिक मटेरियल क्रॉसओवर और यहाँ भी जेनेटिक मटेरियल आफ्टर क्रॉसिंग ओवर जो आया था वो शो कर रखा है. तो यहाँ पर अब जैसा यहाँ इस तरह का हेप्लॉइड सेल है वैसा ही दूसरे में भी होगा. सेम, न्यूक्लियोलस डिसअपीयर, सेल ऑर्गेनाइल्स डिसअपीयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर. ठीक है, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स पे, फिर वही क्रोमोसोम्स अपीयर हो जाएंगे, इसमें भी शॉर्टर होंगे और थिकर होंगे. ठीक है, और स्पिंडल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी. किस लिए स्टार्ट हो रही है? ताकि ये जो सारी चीजें डिसअपीयर हो चुकी हैं तो अब क्या रह गया? सिर्फ ये क्रोमोसोम्स रह गए. ठीक है, सेंटर में. तो इन क्रोमोसोम्स को होल्ड करने के लिए स्पिंडल्स बनने शुरू हो चुके हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोफेज 2. और जो प्रोफेज 2 होता है वो सबसे शॉर्टेस्ट स्टेज होती है मियोसिस 2 की. ठीक है, बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होती है, बहुत जल्दी ये होता है. और उसके बाद ये जो सेल्स हैं दोनों हेप्लॉइड सेल्स कहाँ एंटर कर जाएंगे? मेटाफेज 2 में एंटर कर जाएंगे. और मेटाफेज 2 में आपको पता ही है क्या होता है? स्पिंडल्स
पूरी तरह से डेवलप हो जाते हैं और डेवलप होने के बाद वो क्या करते हैं, इन क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पे ला देंगे एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कांग्रेशन। चलिए ये एक बार नोट करिए, फिर हम मेटाफेज 2 करते हैं इसके बाद। अब यहाँ पे देखिए बेटा, मेटाफेज 2 में क्या होगा, मेटाफेज 2 में इन हैप्लॉइड सेल्स में क्या चेंजेस आएंगे न्यूक्लियस में, यानी कि जो न्यूक्लियस डिसअपीयर हो चुका है, क्रोमोसोम्स में क्या चेंजेस आएंगे। क्रोमोसोम्स जो हैं उनको कौन होल्ड कर लेगा, ये स्पिंडल्स होल्ड कर लेंगे। तो 2 तरह के स्पिंडल्स होंगे यहाँ पर, पहले भी मैंने बता दिया। कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स जो क्या होते हैं, जिनके पास कोई भी क्रोमोसोम होल्ड नहीं होता, उन्हें क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस स्पिंडल फाइबर्स बोलते हैं। और जिन स्पिंडल फाइबर्स ने क्रोमोसोम्स को होल्ड किया होता है, कहाँ से होल्ड करते हैं वो स्पिंडल्स, उनके काइनेटोकोर्स से। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं, सेंट्रोमियर्स के जो वो बल्जिंग पार्ट होता है बाहर वाला, दैट आर कॉल्ड काइनेटोकोर्स। तो स्पिंडल्स क्या करते हैं, वहां से अटैच होते हैं और क्रोमोसोम्स को होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो ऐसे स्पिंडल्स को क्या बोला जाता है, क्रोमोसोमल स्पिंडल फाइबर्स बोला जाता है, ठीक है। और इन्हीं स्पिंडल्स के थ्रू ही क्या होगा, जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटर पर आ जाएंगे, क्रोमोसोम्स एट इक्वेटर, ठीक है, एंड फॉर्म्स इक्वेटोरियल प्लेट। और क्या फॉर्म करेंगे, इक्वेटोरियल प्लेट। और इक्वेटोरियल प्लेट फॉर्म करना ही कौन सा प्रोसेस कहलाता है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कांग्रेशन। तो ये कांग्रेशन भी किसकी वजह से हुआ, ये स्पिंडल्स की वजह से हुआ। ये मैंने माइटोसिस वाले डिवीजन में आपको बताया था, तो वहां से वो लेक्चर देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये सब कहाँ होगा, मेटाफेज 2 में होगा, दोनों हैप्लॉइड सेल्स में ये चेंजेस आएंगे। इससे अगला जो है दैट इज एनाफेज 2, ठीक है। मेटाफेज 2 के बाद कौन सा होता है, एनाफेज 2। अब एनाफेज 2 में क्या होगा, जो ये हैप्लॉइड सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। वो कैसे, क्यों, क्योंकि जो स्पिंडल्स हैं वो शॉर्ट होने लग जाएंगे, ठीक है। तो स्पिंडल्स शॉर्ट होंगे तो इनको खींचेंगे, ये ऊपर वाले स्पिंडल्स यहाँ ऊपर की तरफ खींचेंगे और नीचे वाले नीचे की तरफ खींचेंगे। और जो इनके सेंट्रोमियर्स हैं, इनके क्रोमोसोम्स के, वो कहाँ पर इनका फेस रहेगा, वो पोल्स की तरफ रहेगा और सिस्टर क्रोमैटिड्स का अपोजिट पोल्स की तरफ रहेगा, ठीक है। ये भी मैंने माइटोसिस में बताया था, यही यहाँ पर होगा एनाफेज 2 में भी। चलिए अगला हम करेंगे एनाफेज 2, ये अब आप नोट करिए। एक्चुअल में ये कैसे थे, अगर हम पीछे मेटाफेज की बात करें, ये इस तरीके से था ना, ये एक क्रोमोसोम था और इस क्रोमोसोम में ये जेनेटिक मटेरियल था, ठीक है। ये एक तरह का ऐसे था, और फिर यही इसका दूसरा कैसा था, इस तरह सा, ये ऐसे करके, और यहाँ पर ये जेनेटिक मटेरियल था। तो ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं, क्योंकि इनके अंदर डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल है, क्रॉस ओवर है एक दूसरे से, ठीक है। और दूसरा क्या है, ये हैप्लॉइड सेल्स हैं, इनके अंदर क्या हो रही है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा है। तो यहाँ पर मियोसिस में आपको ये ध्यान देने की जरूरत है। अब जैसे ये है यहाँ पर, अब जैसे ही ये अलग होंगे, ये यहाँ से रिपेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे, ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग, ये ऊपर वाले पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे और ये नीचे वाले। ऐसे ही जो दूसरे वाला है इसके साथ वाला, इसमें से यहाँ से ये रिपेलिंग स्टार्ट हो जाएगी, सेंट्रोमियर भी क्या हो जाएंगे, हाफ हाफ हो जाएंगे, और जो ये वाला पोर्शन है ये ऊपर जाना शुरू कर देगा और ये वाला सिस्टर क्रोमैटिड्स वाला नीचे आना शुरू कर देगा। तो इनको ऊपर नीचे कौन लेके जा रहा है, इनको स्पिंडल्स लेके जा रहे हैं। स्पिंडल शॉर्ट हुए, स्पिंडल के शॉर्ट होने की वजह से रिपेलिंग स्टार्ट हुई किसके अंदर, सिस्टर क्रोमैटिड्स के बीच में, जिसके कारण ये सिस्टर क्रोमैटिड वाला पार्ट तो ऊपर अपोजिट पोल में जा रहा है और ये नीचे वाला इधर आ रहा है। देखिए शो हो रहा है यहाँ पे, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाले सिस्टर क्रोमैटिड्स जो ये पूरे भरे हुए हैं, फिल हैं, ये ऊपर की तरफ, ठीक है। ये स्पिंडल इनको लेके जा रही है, शॉर्ट हो गए हैं। अब जो ये वाला जेनेटिक मटेरियल वाला है, ये वाला यहाँ पे था ना, यहाँ एम्प्टी था थोड़ा सा, ये नीचे की तरफ, तो ये शो कर दिया हमने एक सिस्टर क्रोमैटिड्स। ऐसे ही यहाँ पे देखिए जो दूसरे वाला यहाँ प्रेजेंट था, यहाँ पर क्या था, इसमें ये वाला जो है, जो एम्प्टी है पूरी तरह, ये ऊपर की तरफ सिस्टर क्रोमैटिड जा रहा है, और जिसमें जेनेटिक मटेरियल शो हो रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पर मेन ध्यान देने की जरूरत है, जेनेटिक मटेरियल को आप कैसे फिल करेंगे। के अंदर एनाफेज 2 के अंदर अभी मैंने बताया था कि स्पिंडल क्या होते हैं, शॉर्ट होने लग जाते हैं,
जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम्स हैं, हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स, उनके सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे को क्या करने लग जाएंगे, रिपेल। तो ऊपर वाले जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो इस पोल की तरफ जाना शुरू कर देंगे और नीचे वाले इस पोल की तरफ। और किस तरीके से कि उनके जो सेंट्रोमियर्स हैं वो किसको फेस करेंगे, वो पोल्स की तरफ फेस करेंगे, ठीक है ना। ये सेंट्रोमियर पोल्स की तरफ है और ये सेंट्रोमियर इस पोल की तरफ है। इस तरीके से ये ऐसे ही इसके अंदर भी होगा, ठीक है। ये भी क्या करेंगे, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से एनाफेज 2 में क्या हो जाता है, जो क्रोमोसोम्स हैं उनके जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं। और जो उनके सेंट्रोमियर्स होते हैं उनका फेस कहाँ होता है, अपोजिट पोल्स की तरफ होता है। और ये किसके कारण होता है, क्योंकि स्पिंडल्स क्या होने लग जाते हैं, शॉर्ट होने लग जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका टीलोफेज 2। टीलोफेज 2 में क्या होगा कि जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये पोल्स तक पहुंच जाएंगे और जो स्पिंडल्स हैं वो डिसअपीयर हो जाएंगे, ठीक है। ये ऊपर सारे स्पिंडल्स डिसअपीयर हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि ये वाले यहाँ पहुंच जाएंगे और ये वाले इस पोल तक पहुंच जाएंगे। और फिर दोबारा से न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेल ऑर्गेनेलिस और न्यूक्लियोलस, ये सब क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा। और साथ में साइटोप्लाज्म कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो जाएगी टीलोफेज 2 में, ठीक है। चलिए नोट करिए, फिर आगे हम पढ़ते हैं टीलोफेज 2। देखिए बेटा, टीलोफेज 2 में क्या होगा, टीलोफेज 2 में न्यूक्लियर डिवीजन हो जाएगी। ये एक न्यूक्लियस अलग हो गया और एक ये न्यूक्लियस अलग हो गया, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, अपीयर होगी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब जो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स अलग हुए थे, यहाँ पर पोल्स पर पहुंच गए, स्पिंडल्स यहाँ से चले गए, ठीक है। इनके बीच में बस थोड़े बहुत स्पिंडल रह जाएंगे, वो जब साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा तो वो भी गायब हो जाएंगे। तो जब स्पिंडल्स पोल से हट गए, डिसअपीयर हो गए, तो अब ये जो सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं ये कहलाएंगे डॉटर क्रोमोसोम्स, ठीक है। अभी क्या कहलाएंगे, ये भी डॉटर क्रोमोसोम्स, ये भी डॉटर क्रोमोसोम्स, इसका भी अलग से न्यूक्लियस, इसका भी अलग से न्यूक्लियस। न्यूक्लियोलस भी क्या हो गया, अपीयर, और बाहर साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिस भी क्या हो जाएंगी, अपीयर हो जाएंगी। और फिर साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगी, यानी कि साइटोप्लाज्म भी क्या होना शुरू हो जाएगा, किसकी बिगनिंग हो जाएगी, साइटोप्लाज्म के सेपरेट होने की बिगनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। ऐसे ही इस हैप्लॉइड वाले में भी होगा, ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस के अंदर क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये जो है पोर्शन न्यूक्लियस वाला ये अलग हो जाएगा और एक ये अलग, यानी कि अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, दो सेल यहाँ बनेंगे। ऐसे ही यहाँ से एक अलग हो जाएगा और यहाँ से एक अलग हो जाएगा, तो ये दो सेल बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए, 4 सेल्स बने, 4 हैप्लॉइड्स, ठीक है। तो 2 हैप्लॉइड सेल से कितने बने, 4 बने, 1 से 2, 1 से 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। वही हमने आगे साइटोकाइनेसिस में पढ़ना है, ठीक है ना। क्लियर है, चलिए ये नोट करिए, फिर आगे करते हैं हम साइटोकाइनेसिस। देखो बेटा, साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, साइटोकाइनेसिस मींस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो यहाँ पर क्या होगा, 4 सेल्स बनेंगे, 4 हैप्लॉइड। तो अब जो क्रोमोसोम्स थे वो क्या हो जाएंगे, क्रोमैटिन में चेंज हो जाएंगे। ये देखो सभी के अंदर क्रोमैटिन में हो गया, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, और इन सबके अंदर क्या है, साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेलिस है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था कि एट द एंड ऑफ द जब ये चैप्टर हो रहा होगा तो उस टाइम में साइटोकाइनेसिस 2 तरह की मैंने बताई थी, सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस। ये सक्सेसिव एंड साइमल्टेनियस। तो सक्सेसिव होती है जो मियोसिस 1 के बाद और फिर मियोसिस 2 के बाद भी होती है, यानी कि देखो मियोसिस 1 के बाद क्या होगी, साइटोकाइनेसिस होगी, फिर मियोसिस 2 स्टेज आएगी, फिर साइटोकाइनेसिस होगी। ऐसी साइटोकाइनेसिस क्या कहलाती है, सक्सेसिव कहलाती है। और सक्सेसिव साइटोकाइनेसिस में जो ये हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, वो लीनियर बनते हैं, लीनियर टेट्राड। टेट्राड मींस 4 हैप्लॉइड सेल्स, तो लीनियर टेट्राड में बनते हैं। ये क्या हो जाएंगे, जैसे ही साइटोकाइनेसिस होगी तो ये ग्रुप में आ जाएंगे और कौन सी शेप ले लेंगे, ये लीनियर शेप ले लेंगे। ऐसे इस तरीके से, लीनियर ऐसे होती है ना, एक के बाद एक, ठीक है। तो इस तरीके से अरेंज हो जाएंगे ये। और अगर साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस होती है, साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस होती है जो मियोसिस 1 मियोसिस 2 के बाद एक ही बार होती है, यानी कि मियोसिस 1 के बाद नहीं होती, मियोसिस 2 के बाद ही साइटोकाइनेसिस होती है सीधी, ठीक है। दैट इज कॉल्ड साइमल्टेनियस, यानी कि 2 डिविजन्स के बाद जो साइटोकाइनेसिस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस बोलते हैं। और साइमल्टेनियस साइटोकाइनेसिस में भी 4 सेल्स ही बनेंगे, लेकिन उनकी जो अरेंजमेंट होगी वो क्या होगी, टेट्राहेड्रल। वो टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे। टेट्राहेड्रल होता है इस तरह की शेप, जैसे 1 2 3 4, ये टेट्राहेड्रल शेप कहलाती है,
ठीक है, बस डिफरेंस यही है। सक्सेसिव कब होती है? मियोसिस 1 के बाद भी होती है और मियोसिस 2 के बाद भी होती है, स्टेप बाय स्टेप। साइमल्टेनियस मियोसिस 1 और 2 यानी कि इन दो डिविजन्स के बाद होती है साइटोकाइनेसिस, उसको बोलते हैं साइमल्टेनियस। सक्सेसिव में जो 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं वो लीनियर अरेंजमेंट होती है उनकी, और जो साइमल्टेनियस में साइटोकाइनेसिस के बाद जो 4 हैप्लॉइड सेल्स हैं इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो टेट्राहेड्रल होती है। यही डिफरेंस होता है दो तरह की साइटोकाइनेसिस में। ठीक है, रिजल्ट क्या रहेगा? एट लास्ट 4 हैप्लॉइड सेल्स ही बनेंगे। ये इतना क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपको पहले भी बोला था कि माइटोसिस और मियोसिस 2 जो दोनों ही क्या कहलाते हैं? इक्वेशनल डिवीजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि क्रोमोसोम नंबर इसमें क्या रहता है? सेम रहता है। अब देखिए, ये हैप्लॉइड से बने हैं 4, तो हैप्लॉइड में क्या था? जो क्रोमोसोम नंबर था, आगे भी ये हैप्लॉइड बने, इनमें भी क्रोमोसोम नंबर क्या है? सेम ही रहा। मान लीजिए जो बने थे हैप्लॉइड वो क्या थे? 23 और 23 क्रोमोसोम से, तो इनमें भी क्या रहेगा? 23, 23, 23 एंड 23। तो क्रोमोसोम नंबर क्या रहा? सेम रहा। अब डिफरेंस क्या है मियोसिस 2 और माइटोसिस के अंदर? मियोसिस 2 मैंने पहले ही बताया था कि ये किस में होती है? ये हिप्लॉइड सेल्स में होती है, और जो हमने माइटोसिस पढ़ी थी वो किस में पढ़ी थी? डिप्लॉइड में पढ़ी थी। ठीक है, और यहाँ पे जो मियोसिस 2 होती है, इससे पहले कोई भी डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होती है। इससे पहले बस एक इंटरकाइनेसिस होती है, उसमें कुछ भी नहीं होता। वहाँ सिर्फ सेल्स क्या रहते हैं? मेटाबॉलिकली एक्टिव रहते हैं, और उसके बाद मियोसिस 2 में एंटर कर जाते हैं। लेकिन जो हमने माइटोसिस पढ़ी थी उसमें क्या होता है? इंटरफेज होता है। उससे पहले उसमें क्या होती है? डीएनए रेप्लिकेशन होती है। तो एक डिफरेंस ये हो गया मियोसिस 2 और माइटोसिस में। और थर्ड है माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो भी डॉटर क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो अपने पेरेंट्स के क्या होते हैं? एग्जैक्टली कॉपी होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली कॉपी नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर क्रॉसिंग ओवर हुई है। जेनेटिक मटेरियल क्या है? सब में डिफरेंट है। यही मियोसिस 2 में आपको ध्यान देने वाली बात है। वो गलत फिल मत कर देना जेनेटिक मटेरियल, वहीं से आपको मार्क्स मिलेंगे, वहीं से आपको पता चलेगा, और वही आपकी पूरी नॉलेज है मियोसिस 2 की। ठीक है, क्लियर है? मियोसिस 2 और माइटोसिस में क्या डिफरेंसेस थे वो भी मैंने बता दिया, क्या सिमिलैरिटी थी वो भी मैंने बता दिया, और सिग्निफिकेंस क्या है मियोसिस की, जो हमने अब मियोसिस पढ़ी है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही आपको बता दिया था कि जो मियोसिस होती है वो किस लिए होती है? सेक्स सेल्स में होती है, और आगे गैमीट्स फॉर्मेशन के लिए होती है, मेल में स्पर्म बनने के लिए और फीमेल में ओवम बनने के लिए। क्लियर है? सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 10 सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम पढ़ेंगे सेकेंड चैप्टर, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे बेटा।